हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम पिछली 40 क्लासेज में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 41 में उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली DSSB TGT, यूपी TGT PGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, UGC नेट और BPSC TRE3 के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अब उर्दू के मानी क्या हैं? तो उर्दू के मानी हैं लश्कर के। उर्दू के और भी नाम हैं। उर्दू का जो सबसे कदीम नाम है वो है हिंदवी। इसके अलावा उर्दू को गुजरी भी कहा जाता है और उर्दू को उर्दू मोहल्ला भी कहा जाता है। उर्दू का एक और नाम है रेख्ता। रेख्ता के माने हैं गिरी पड़ी जबान। तो एक नाम उर्दू का रेख्ता भी है। अगला सवाल है कि नेचुरल शायरी के फरोग में अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा किस सन में मुनक्किद हुआ। तो अंजुमन पंजाब लाहौर का यहाँ पे मुख्तसर तारुफ है। थोड़ा सा स्लाइड धो लिया लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंजुमन पंजाब का जो पहला जलसा है, पहला मुशायरा नहीं, पहला जलसा 21 जनवरी 1865 को हुआ, या फिर ये आप कह सकते हैं कि 1865 में अंजुमन पंजाब का इनकाद हुआ। इसके जो सदर थे वो लाइटनर थे। इस सिलसिले का पहला मौजूआती जो मुशायरा हुआ था उसका मौजू क्या था, पूछा जाता है। अंजुमन पंजाब का जो पहला मुशायरा हुआ था उसका मौजू क्या था? बरसात था। कब हुआ था? 30 मई 1874 को। अब यही आपसे पूछा है कि पहला जो मुशायरा हुआ था कब हुआ था? तो 30 मई 1874 को हुआ था। इसका मौजू बरसात था और इसमें हाली ने अपनी मशहूर नज्म पढ़ी थी जिसका नाम है बरखारुत। दूसरा मुशायरा 30 जून 1874 को हुआ था जिसका मौजू जमिस्तान था। तीसरा जो मुशायरा हुआ था अंजुमन पंजाब लाहौर का वो था, कब हुआ था? 13 अगस्त 1874 को हुआ था जिसका मौजू उम्मीद था। इस मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज्म सुबह उम्मीद पढ़ी थी और हाली ने अपनी नज्म निशाते उम्मीद पढ़ी थी। तो सुबह उम्मीद और निशाते उम्मीद ये दोनों नज़में तीसरे मुशायरे में पढ़ी गई। सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, निशाते उम्मीद अल्ताफ हुसैन हाली की। चौथा मुशायरा 1 सितंबर 1874 को हुआ था जिसका मौजू हुब्बे वतन था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मसनवी हुब्बे वतन पढ़ी थी और हाली ने भी अपनी मसनवी या फिर नज्म कह लीजिए हुब्बे वतन पढ़ी थी। पांचवा मुशायरा 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था अमन के मौजू पे। इसमें आज़ाद ने अपनी मसनवी पढ़ी थी ख्वाबे अमन। जबकि जो हमारा छठा मुशायरा हुआ था अंजुमन पंजाब लाहौर का, उसका जो था छठा मुशायरा 14 नवंबर 1874 को हुआ था जिसका मौजू था इंसाफ। हाली ने मुनाजरे रहमो इंसाफ नज्म पढ़ी थी और आज़ाद ने दादे इंसाफ को उन्वान से नज्म पढ़ी थी। सातवां मुशायरा कब हुआ था? 9 दिसंबर 1874 को मुरव्वत के मौजू पे, जिसमें आज़ाद ने वेदाए इंसाफ नज्म पढ़ी थी। आठवां मुशायरा 1874 को जनवरी में हुआ था, 30 जनवरी को, जिसका मौजू था कनाअत। आज़ाद ने गंजे कनाअत अपनी नज्म पढ़ी थी। नौवां मुशायरा 13 मार्च 1875 को हुआ था तहजीब के मौजू पे। आज़ाद ने अपनी नज्म मजदर तहजीब पढ़ी थी। 10वां मुशायरा 3 जुलाई 1875 को हुआ था और
शराफत के मौजू पे हुआ था। इसमें आज़ाद ने शराफत हकीकी के नाम से नज़्म पढ़ी थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8वां जो मुशायरा हुआ था 30 जनवरी 1875 को हुआ था। ये 74 लिखा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पे जो सवाल था इसका जवाब भी आपको मिल गया कि नेचुरल शायरी के फरोग में अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा किस सन में हुआ था, तो 1874 में हुआ था। अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील जो उनका मजमूए कलाम है, उसका इब्तदाई जो उन्वान था कुछ और तजवीज़ किया था, जो कि मसौदे के सरे वरक पे लिखा गया है, लेकिन बाद में उस मजमूए का नाम बदल दिया गया था। तो पहले अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील का क्या नाम रखा था, तो निशान मंजिल रखा था, निशान मंजिल। अब अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमूए हैं उनकी तादाद कितनी है, 4 है। अल्लामा इकबाल का जो पहला उर्दू का शेरी मजमूआ है वो है बागे दरा, 1924 में शाया हुआ था। दूसरा है बाले जिब्रील, 1935 ईस्वी में। ज़रबे कलीम ये तीसरा है, और अरमगाने हिजाज ये 1938 में शाया हुआ। इनका चौथा शेरी मजमूआ है अरमगाने हिजाज, आधा उर्दू और आधा फारसी में है। अब बागे दरा में जो शामिल मशहूर नज़में हैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, शमा व परवाना, सैयद की लौह तुर्बत, तस्वीर दर्द नाले फिराक, अपने उस्ताद प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में लिखी थी, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, तलबे अलीगढ़ कॉलेज के नाम, शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर, और तुलुए इस्लाम, तुलुए इस्लाम, ये सब बागे दरा में शामिल नज़्म है। खिज़रे राह भी अहम है, याद रखिएगा, ये भी बागे दरा में शामिल मशहूर नज़्म है। उसके बाद जो इनका दूसरा शेरी मजमूआ है बाले जिब्रील है। बाले जिब्रील में शामिल नज़्मों में दुआ है, मस्जिद कुर्तुबा है, हस्पानिया है, लेनिन खुदा के हुजूर में है, ज़ौक़ शौक़ है, लाले सेहरा है, साकिनामा है। जिब्रीलो इब्लीस है, इब्लीस की अर्ज़ गुज़ाश्ता है। जो इनका तीसरा शेरी मजमूआ है ज़रबे कलीम, इसमें शामिल जो नज़में हिंद मुसलमान, मक्का और जिनेवा, सुल्तान टीपू की वसीयत, खुदी की तरबियत, खुदी की ज़िंदगी, शुआए उम्मीद, इब्लीस का फरमान, अपने सियासी फर्जंदों के नाम। इनका जो चौथा शेरी मजमूआ है जो कि उर्दू और फारसी दोनों में है, उसमें एक मशहूर नज़्म उर्दू की है इब्लीस की मजलिस शूरा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमानत लखनवी की इंद्र सभाएं या इंद्र सभा में कितनी परियों से साबका पड़ता है। देखो अमानत लखनवी की जो इंद्र सभा है 1852 में लिखी थी इन्होंने मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे। ये एक मंजूम ड्रामा है और इसके मुकालमे भी मंजूम हैं। ठीक है, किसके ज़माने में लिखी गई ये भी पूछा जाता है, तो वाजिद अली शाह के ज़माने में स्टेज पे पहली बार 1854 में ये खेली गई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके जो किरदार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुल 8 किरदार हैं जिनमें 4 परियों के किरदार हैं, यानी कि इंद्र सभा में कितनी परियों से साबका पड़ता है, 4 परियों से। अब जो चारों परियां हैं और दीगर के जो 4 किरदार हैं, टोटल 8 किरदार कौन कौन से हैं, तो राजा इंद्र है जो कि सभा मुनक्किद करता है जिसके सभा में परियां नाचती हैं। गुलफाम है, गुलफाम ये हीरो है जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल मॉल की छत पे सोता हुआ देखकर आशिक हो गई थी। सब्ज परी राजा इंद्र की सभा की रक्कासा और गुलफाम की माशूका है जो गुलफाम के लिए जोगन बनकर दर्द भरे गाने गाती हुई फिरती रहती थी। सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है क्योंकि यही हीरोइन है। इसके अलावा पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी, इस तरह से मिला के टोटल 4 परियां हो गई। 2 देव भी थे, काला देव और लाल देव। काला देव सब्ज परी ये कहने पे गुलफाम को सोते में उठा ले जाता है और लाल देव ये राजा इंद्र को खबर कर देता है कि यहाँ पे यानी कि इंद्र सभा की जो सभा हो रही है उसमें एक इंसान भी आया, गुलफाम। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अमानत लखनऊ की इंद्र सभा में 4 परियों से साबका पड़ता है।
अगले सवाल में मसनवी गुलजार नसीम का माखज इनमें से क्या पूछा जा रहा है, तो किससे गुल बकावली है। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी थी। एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आइनादार है। इसका जो असल किस्सा है वो किस्सा गुल बकावली है। किसने लिखा था असल किस्सा? इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्सा बकावली के नाम से लिखा था फारसी में। उसके बाद 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इस किस्से को मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया था। और फिर सबसे बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 में उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर इसको गुलजार नसीम मसनवी के रूप में पेश किया। तो असल किस्सा किसका है? इज्जतुल्लाह बंगाली का है। शऊर की रौ की तकनीक किस मगरबी मुसन्निफ की तहरीक है? तो जेम्स जॉय और वर्जीनिया वुल्फ। जेम्स जॉय और वर्जीनिया वुल्फ से काफी मुतासिर हैं कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर की तसानीफ में भी आपको शऊर की रौ की जो तकनीक है वो देखने को मिलती है। आग के दरिया में उन्होंने शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर ने जो नावल लिखी थी उसमें भी शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से किसने कहा कि उर्दू अफसाना हिंदुस्तान की बदतरीन इक्तिसादी दौर की पैदावार है? तो ये जो स्टेटमेंट है अतहर परवेज का है, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अफलातून ने आइडियलिज्म पे जोर दिया तो अरस्तु ने किस पे जोर दिया? देखो अफलातून ने जो जोर दिया वो आयनियत पे जोर दिया यानी कि आइडियलिज्म पे, जबकि अरस्तु ने वाकईयत पे जोर दिया यानी कि रियलिज्म पे, ठीक है। तो आइडियलिज्म पे जोर दिया अफलातून ने। अफलातून शागिर्द था, अफलातून उस्ताद था इसका? अरस्तु का। अरस्तु शागिर्द था अफलातून का। तो इसने आइडियलिज्म पे जोर दिया अफलातून ने, जबकि रियलिज्म पे अरस्तु ने, वाकईयत पे अरस्तु ने जोर दिया। अरस्तु के जो नजरियात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी मशहूर किताब है बूतिका। बूतिका के अलावा इनकी एक और किताब है फन खिताबत, ठीक है। अरस्तु के जो नजरियात हैं इनमें कथारसिस का नजरिया इसने दिया था, अरस्तु ने पेश किया था। अरस्तु के नजदीक सारे फनून नक्ल की सूरतें हैं। अरस्तु हैयत को खास अहमियत देता है और कहता है कि ट्रेजेडी हमारे जज्बात को फाम अता करती है और इस तरह उन पर काबू पाती है। अरस्तु का जब भी नाम आए तो आपके जहन में उनकी किताब बूतिका आनी चाहिए। कथारसिस का नज़रिया भी इसने पेश किया। शायरी के लिए वज़न को ये ज़रूरी नहीं समझता है और इसके नज़दीक शायरी नक्काली का एक अमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, ये मजमून है किसका है? तो शिबली नोमानी का है। अब शिबली नोमानी के और भी बहुत सारे मज़ामीन हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। फ़न बलागत इनका मजमून है। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर जो कि आपसे पूछा गया है शिबली का ही मजमून है। इमला और सेहत अल्फाज, इसके अलावा हक़ाइक़ अशिया और माशूक़ हकीकी, तोहफ़तुल हिंद, भाषा ज़बान और मुसलमान, अरबी और फ़ारसी शायरी का मुआजना, ये सब इनके मज़ामीन हैं। और भी मज़ामीन हैं, आप ख़ुद से पढ़िएगा। मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, ये इनका अहम मज़मून है, पूछा जाता है। गैर कौमों की मुशाबिहत भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये जो कौल है किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है।
مرزا غالب کے بارے میں۔ اب مرزا غالب کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، جیسے ان کو حیوان ظریف کہا تھا حالی نے، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، ان کو بلبل ہند بھی حالی نے کہا تھا۔ آل احمد سرور ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ ان کے یہاں موجود ہیں۔ آل احمد سرور نے لکھا غالب کے بارے میں۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے پیش بتایا، جبکہ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن نا آفریدہ ہیں۔ غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا جاتا ہے۔ اقبال نے گوئٹے سے غالب کا مقابلہ کیا، اور فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کی۔ عبد الرحمن بجنوری لکھتے ہیں کہ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کا ایک اور مشہور قول ہے مرزا غالب کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسرا دیوان غالب، یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے۔ رشید احمد صدیقی کا جو قول ابھی آپ سے پوچھا گیا تھا، اس کے علاوہ ان کا ایک قول کہ غالب کے تصرف سے غزل اور اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی۔ انہوں نے رشید احمد صدیقی نے ایک اور بات کہی کہ غالب نے اردو شاعری کو نیا شعور، نیا نسب اور نیا افق دیا۔ میر تقی میر غالب کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ عبد الرحمن بجنوری کا قول کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے مرزا غالب کے بارے میں کچھ اقوال آپ کو بتائے، اور رشید احمد صدیقی کا یہ قول کہ 3 چیزیں مغلیہ دور نے ہندوستان کو دی، تاج محل، اردو اور غالب۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلے سوال میں کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو محمد حسن عسکری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے۔ اگلا سوال کہ پریم چند کا افسانہ ہے کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو رسالہ جامعہ میں کفن شائع ہوا تھا۔ 24 گھنٹے کے واقعات پہ مبنی یہ افسانہ ہے۔ منشی پریم چند کے افسانوی مجموعوں میں پریم 25، پریم 32، پریم 40، زاد راہ، دودھ کی قیمت، واردات، یہ سب ہیں۔ ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ سوز وطن ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آپ بیتی کی طرز پہ لکھا گیا ناول کون سا ہے؟ تو امراؤ جان ادا ہے۔ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا کا۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے اور بھی ناولوں میں افشاء راز ہے، ذات شریف ہے، شریف زادہ ہے، اختری بیگم ہے۔ انہوں نے جاسوسی ناول بھی لکھے، خونی جوڑو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق اور بہرام کی رہائی، یہ سب ناول جو ہیں کس کی ہیں؟ مرزا محمد ہادی رسوا کے۔ امراؤ جان ادا انہوں نے کب لکھا تھا؟ 1899 میں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلے سوال میں پنڈت دیا شنکر نسیم کے استاد کون تھے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش۔ بنجش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی آتش شاعری کو مرصع سازی کا نام دیتے ہیں۔ نگورے سکندر ہے نا قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ آتش کا ہی شعر ہے۔ جب پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنی مثنوی گلزار نسیم مکمل کی اور اپنے استاد کے پاس اصلاح کے لیے گئے، تو ان کے استاد نے کیا کیا کہ مثنوی بہت زیادہ لمبی تھی، بہت زیادہ طویل تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مثنوی بس 2 ہی لوگ پڑھیں گے، ایک تو میں پڑھوں گا کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں، ایک تم پڑھو گے کیونکہ تم نے اس کو لکھا ہے۔ اتنا وقت کس کے پاس ہے، اس کو مختصر کرو۔ تو اس کے بعد
تو جب اس کو مختصر کیا گیا تو بہت زیادہ یہ مثنوی مقبول ہوئی، اور اس کا جو اختصار ہے یہی اس مثنوی کا گلزار نسیم کی خصوصیت بھی بن گئی۔ پنڈت جے شنکر نسیم کے استاد تھے خواجہ حیدر علی آتش۔ حالی کا جو ابتدائی تخلص تھا وہ خستہ تھا، خستہ، اب اس کو بدل کے حالی کیا تھا۔ کس کے کہنے پہ؟ تو اپنے استاد مرزا غالب کے کہنے پہ۔ مرزا غالب پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی یادگار غالب، 1897 میں، جہاں تک میرے خیال میں ہے 1897 میں مرزا غالب پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اسی کتاب میں مرزا غالب کو انہوں نے حیوان ظریف کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب۔ تو سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دیتے ہیں الطاف حسین حالی، ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری میں جو حالی نے نظریات پیش کیے ہیں انہیں چلیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، مقدمہ جو شعر و شاعری ہے یہ مقدمہ ابن خلدون کے طرز پہ لکھا گیا تھا۔ پہلی بار 1893 میں یہ شائع ہوا تھا دلی سے، ٹھیک ہے نا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں رد میں مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں جو نظریات پیش کیے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ یہ شاعری کے لیے لازمی ہے۔ حالی سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی بتاتے ہیں۔ حالی نے اپنی کتاب میں جس صنف کو سب سے زیادہ کارآمد بتایا وہ کون ہے؟ مثنوی۔ مثنوی کو حالی نے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کہا ہے۔ غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا ہے۔ قصیدے کو جھوٹ اور خوشامد سے لبریز بتایا ہے۔ حالی کے مطابق مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اردو کی تنقید میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتیکا کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی یہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ آج کل یورپ میں شعرا کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعرا سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیا۔ یہ بات بھی کس نے کہی تھی؟ بولیے، حالی نے کہی تھی۔ یہ نیٹ جون سن 2019 میں یہ بات پوچھی جا چکی ہے۔ چلیے، کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا؟ تو ریختہ کے موجد ہاشمی مانے جاتے ہیں دکن میں، تو انہوں نے اپنا دیوان چھوڑا تھا ریختہ کا۔ اگلا سوال ہے کہ اردو میں علامہ اقبال کے کتنے شعری مجموعے؟ ابھی ہم نے بتایا تھا 4 شعری مجموعے ہیں، باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کون سا پریم چند کا ناول نہیں ہے؟ اسرار معابد پریم چند کا ناول ہے۔ گوشہ عافیت پریم چند کا ناول ہے۔ نرملا، گبن، گودان، میدان عمل، بازار حسن یہ سب پریم چند کے ناول ہے، لیکن خدا کی بستی یہ پریم چند کا نہیں بلکہ شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ میر امن نے باغ و بہار لکھی، کس کی فرمائش پہ لکھی؟ تو جان گلکرسٹ کی فرمائش پہ لکھی تھی۔ 1803 میں شاید یہ مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو باغ و بہار ہے بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ میر امن نے گنج خوبی بھی لکھی تھی۔ باغ و بہار یہ جو ہے ان کی تبذات تصنیف نہیں تھی۔ باغ و بہار فارسی کے قصے چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا۔ کس نے؟ مرزا عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے، پھر اس کا
उसको ध्यान में रख के मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। तो हमने 20 क्वेश्चन आपको कराए, सभी सवालों के जवाब यहाँ पे टिक थे, लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लेनेशन में और भी बातें आपको बताई ताकि आपको फ़ायदा मिले। हम इसको अपने व्हाट्सएप के चैनल में, व्हाट्सएप पे अब चैनल भी बन रहा है ना, उसमें अपलोड कर देंगे और लिंक वहाँ पे दे देंगे, PDF आपको वहाँ पे भेज देंगे, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हमने लिंक भेजी है, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम कुछ और अहम सवालात को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।